Hello everyone, welcome to the India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack Bihar exam with me, with Ritu. अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी को जुड़ जाना है, हमारे साथ जुड़ना है अनअकैडमी के साथ। क्योंकि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है टॉप एजुकेटर, टॉप फैकल्टी जो आपके एग्जाम को सफल बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है रितु। मैंने एमएससी मैथ से किया हुआ है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का। 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया है और 2 बारी मैं यूपीएससी मेंस में अपीयर हुई हूँ। ये है अबाउट मी जो आप सभी लोग यहाँ से जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पे 66 बीपीएससी का पेपर एनालिसिस और मेन स्ट्रेटजी सेशन चला हुआ है। ये चला था कब? तो 28 दिसंबर को। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको सभी के सभी सारे के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो चलो हो गई पुरानी बात, लेकिन आपको मैं न्यू इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके मेंस के लिए बैच चलाया जा रहा है। मेंस और पीटी दोनों के, मेंस और पीटी का ये 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले एक 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 22 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। ये भी पीटी कम मेंस का ही है, पीटी और मेंस का ही है। इसमें पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। फिर 22 के बाद ये 29 दिसंबर से हुआ है। और एक और हो गया है 5 जनवरी से, कल से, यानी कि आज है 6 जनवरी और 5 जनवरी से ये आपका बैच स्टार्ट हो गया। ये भी पीटी और मेंस का। और एक आपका बैच स्टार्ट हुआ है मेंस, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए, और ये होगा 2 मंथ का। जिस भी बच्चे को लगता है, जिसने अभी पीटी दिया है बीपीएससी का और उसको लगता है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा और मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, वो ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले ले। उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसको, तो ये अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है। अब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते ही हैं तो सबसे पहले तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग पहले तो कलेक्ट कर लीजिए कि कौन से एजुकेटर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ज्ञान प्रकाश सर आपको क्या पढ़ाएंगे, अभिनव सर आपको क्या पढ़ाएंगे, आनंद सर आपको क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन से एजुकेटर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ पहले जान लीजिए। आपको क्यों अनअकैडमी ही ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना है, तो ये फ्री क्लासेज हैं एक तरफ प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और फ्री क्लासेस में आपको ओकेशनल पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं आपको। कभी कभी किसी फेस्टिवल पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, आपको हमेशा पीडीएफ नहीं दी जाएंगी। यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ हाउ टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप अपना गोल सिलेक्ट करते हैं, फिर ये जो आपको गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, इस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे कहाँ? ये तो बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, आप इस प्रकार के पेज पे पहुंच जाओगे। ये यहाँ पे ये एक बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा, इस छोटे से बॉक्स में एक छोटा सा कोड आपको यूज करना है, REETU, रीतू वाई टी। ये छोटा सा कोड आप यूज करोगे, ये कोड यूज करते ही आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो या तो 1 साल का लीजिए या फिर 2 साल का लीजिए। अगर मेरी मानो तो आप 1 साल का या 2 साल का इन्हीं में से कोई चूज कीजिए। अब 1 साल को किसको लेना है? जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिसको थोड़ी समझ है, उसके लिए 1 साल का बहुत बढ़िया रहेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन।
और उसको पे करने होंगे 8,800 रुपए। 10% लेस कर दो आप इसमें, 10% लेस कर देना, फिर आपको पे करने होंगे 12 मंथ। 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन उनके लिए सही है जिसने अभी 12th की है और वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा कम नॉलेज है, वो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो वो 2 साल में अपना बहुत अच्छे से अपना सब कुछ कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस उसका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा 2 साल में। और उसको मात्र पे करने होंगे 12,800 रुपए। इसमें भी 10% ऑफ हो जाएगा आपको। ये फी दी हुई है, इसमें आपको ये कोड जैसे ही आप यूज करोगे आपको सीधा यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से देख सकते हो, 1 मंथ के में तो कोई बेनिफिट है नहीं, 3 मंथ के में भी कोई बेनिफिट नहीं है, 6 मंथ के में और 12 मंथ के में, यानी 6 मंथ और 1 साल में कुछ खास फी में अंतर नहीं है, तो इसलिए आपको 1 साल या 2 साल का ही लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये बातें आपको सभी को पता है, कैसे पीडीएफ हमें डाउनलोड करनी है, कैसे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं उनसे डाउट क्लियर करने हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे, हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन है ये क्या होने वाला है, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम मैम हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्यों पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है और मैं आपको करवा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी, यही सोच रहे हो ना। तो यही आपको सोचना नहीं है, ये है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं आपको करवा रही हूँ भारत का भूगोल, और उसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ अभी जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, हिमालय। मैं आपको हिमालय कराऊंगी, हिमालय आपको पढ़ाऊंगी। तो मैंने सोचा कि हिमालय पढ़ने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। वहां पे मैं यूज करूंगी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ये हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर कहती क्या। हिमालय की उत्पत्ति के लिए एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हम बताते हैं और एक हम बताते हैं किसको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। दोनों ही थ्योरी में आपको है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, लेकिन मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट कराऊंगी। आप लोग टेंशन मत लेना, हिमालय आपका ऐसा हो जाएगा ना, आपको कहीं भी एक बार भी फिर बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हिमालय में हमें कोई डाउट्स रह गया, कोई दिक्कत आ गई, ऐसा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी किए हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह या विस्तार, ये हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिया है ये वर्ल्ड मैप का पूरा वर्ल्ड मैप हमने लिया है। ये हम देख रहे हैं वर्ल्ड मैप हमारा। आप लोगों के मन में, भाई आपके मन में पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी तब तक मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि हाँ ये महाद्वीप आखिर कैसे हैं, कहाँ से आए, किस प्रकार से ये बने हैं, ये इनकी आकृति ऐसी ही क्यों है, अफ्रीका इसी प्रकार का क्यों है, हमारा भारत जो है वो चतुर्भुजाकार इस प्रकार से क्यों है हमारा भारत। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तो बहुत बार आते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका ये इस प्रकार से क्यों है, साउथ अमेरिका की आकृति ये इसी प्रकार की क्यों है, ये स्टार के जैसा गोलाकार में क्यों नहीं बना, ये स्टार के जैसा क्यों नहीं बना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपको इस सेशन में सभी के सभी डाउट्स मिल जाएंगे कि हमारा भारत ऐसा क्यों है, हमारे एशिया की आकृति इस प्रकार की क्यों है, अफ्रीका ऐसा क्यों है, साउथ अमेरिका ऐसा क्यों है, ये यहाँ क्यों है, क्या आज ये यहाँ पे है तो ये वर्षों के बाद भी यहीं रहेंगे, वर्षों के बाद हमारी जो पीढ़ी आएंगी वो देखेंगी इस वर्ल्ड मैप को, क्या तब भी यही दिखाई देगा बहुत सालों के बाद, वर्षों सदियों के बाद।
क्या सदियों से पहले जो हमारे पूर्वज, तो बहुत पहले, सदियों पहले जब कोई भी नहीं था, तब ये हमारा जो मैप था, वर्ल्ड मैप, क्या ये ऐसा ही दिखता था? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारे जवाब नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आपको एक ही इसी में मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझते ही आप समझ जाओगे कि हिमालय जो हमारा पर्वत है, वो यहाँ पे हिमालय पर्वत क्यों बना है, आल्प्स माउंटेन जो है वो यहाँ पे क्यों बनी है, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे साउथ अमेरिका में क्यों है, रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में क्यों बनी, क्यों ये एंडीज रॉकीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो, क्यों आल्प्स माउंटेन का निर्माण हुआ, क्यों हिमालय पर्वत का निर्माण यहीं पे हुआ है, आखिर क्या रीजन है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो सभी रीजन्स का एक ही जड़ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम लोग पढ़ेंगे आज के इस सेशन में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में किसने क्या क्या कहा है और आखिर क्या कहती है। आप लोग अंत तक देखिएगा ये सेशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आपको 100% में गारंटी के साथ लिख के देती हूँ, आपके सारे पॉइंट से क्लियर होंगे। तो अब बिना फालतू की बात किए, बिना कुछ बातें किए, क्योंकि ये लाइव क्लास तो चलिए अच्छी बात है, नहीं है, मैं ना आपके कमेंट आपके देखूंगी, अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आपके कमेंट में देख सकती हूँ, तो आप अपने कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स आए तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1596 में, सर्वप्रथम वर्ष 1596 में कौन है, एक डच मानचित्रवेता है, एक डच मानचित्रवेता है जिनका नाम है अब्राहम आर्टेलियस। आर्टेलियस अब्राहम आर्टेलियस ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। ध्यान से सुनना सारी बातें। 1596 में अब्राहम आर्टेलियस जो एक डच मानचित्रवेता है, इन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर जो उत्तर अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका है, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे के सारे जो महाद्वीप हम लोग आज देखते हैं, जो हमारे सातों के सातों महाद्वीप है, ये कह रहा है, ने कहा कि ये सभी के सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। इसने कह तो दिया ऐसा, इसने कहा कि ये सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, लेकिन इसने सिर्फ संभावना बताई कि मुझे ऐसा लगता है, संभावना है ऐसी कि ऐसा हो सकता है। अब लेकिन ये बेचारे कोई प्रूफ नहीं दे पाए, और आपको पता है जब कोई प्रूफ नहीं देता उस बात को सब कोई हम लोग कैसे मान सकते हैं। तो ये हो गए फेल, क्योंकि ये अपनी बात को सिद्धि नहीं कर पाए कि सारे के सारे महाद्वीप जो हैं हमारे वो जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे, ये इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। इनके बाद आते हैं कौन, 1858 में, ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप लोग लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1858 में कौन आते हैं, तो ये आते हैं एंटोनियो स्नाइडर। कौन आते हैं, एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर, एक मिनट में ये तो देख लूं भाई रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ऐसा हो जाए रिकॉर्डिंग चलती ना रहे और मैं बोलती जाऊं। चलिए चल तो रही है, अच्छी बात है, चल रही है रिकॉर्डिंग, वरना फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, चलती रहती और मैं पूरा का पूरा लेक्चर ही खत्म कर दूं और पता चले कि मैम ने तो पूरा पढ़ा दिया और रिकॉर्डिंग हुई नहीं। तो ऐसा करने से बेटर है कि मैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी मिनट आपकी वेस्ट कर दूं। मिनट क्या, मैंने तो 30 सेकंड वेस्ट किए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो 1858 में कौन आते हैं, तो वो आते हैं एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर, एंटोनियो स्नाइडर, एंटोनियो स्नाइडर 1858 में। अगर इसके बारे में बात करें एंटोनियो स्नाइडर के बारे में, तो ये इन्होंने क्या कहा, एंटोनियो स्नाइडर, पहले पृथ्वी कैसी थी, गर्म थी पहले पृथ्वी,
1858 में एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा कहा गया कि ये कहा गया, इसने कहा कि पहले पृथ्वी क्या थी, गर्म थी। ये एक भूगोलवेत्ता थे, इनके द्वारा बोला गया पहले पृथ्वी गर्म थी और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी हुई है। आप सभी को पता है पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई। किन किन काल में पृथ्वी में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये तो मैं आपको भूगर्भिक इतिहास में बता चुकी हूँ। एंटोनियो स्नाइडर ने कहा पहले पृथ्वी गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ठंडी जैसे जैसे हुई तो वो कहीं से संकुचित हो गई, कहीं से क्या हुई, संकुचित हो गई, कहीं से उसमें सिकुड़न पड़ गई और कहीं उसमें क्या आ गई, दरार पड़ गई। संकुचित हो गई, कहीं दरार पड़ गई, कहीं से वो ऊपर उठ गई। तो इन्होंने बताया, एंटोनियो स्नाइडर ने, जहां पे दरार पड़ी वहां पे बन गई गहरी गहरी घाटियां, और जहां से ऊपर उठी वहां पे क्या हो गया, वहां पे पर्वत पठार, इनका निर्माण हो गया। ये बताया 1858 में एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा। और इसीलिए इन्होंने इन्होंने अपनी अपनी संभावना बताई थी कि इस प्रकार से ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये भी काफी सारे प्रूफ नहीं दे पाए इन बातों को लेके। तो ये भी कहां तक, यहीं तक सिमट के रह गए। तो इसके पीछे इन्होंने कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं दे पाए अपने, तो इसलिए इनका नाम भी कम आता है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब हम 1596 में अब्राहम आर्टेलियस को देख रहे हैं तो 1858 में एंटोनियो स्नाइडर को भी ध्यान रख लेना। इसके बाद 1909 में जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 1909 ध्यान रखना है, 1908 ध्यान रखना है और 1912 आपको ध्यान रखना है। 1908 में क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, और इन्होंने एंटोनियो स्नाइडर ने ये वाले बातें बताई थी, ध्यान रख लेना थोड़ा। फिर 1908 में इनके बीच में कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक है जिनका नाम है टेलर महोदय, टेलर के द्वारा महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो FB टेलर के द्वारा किया गया। टेलर महोदय आए कब, 1908 में, जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो स्थलखंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। और टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति को बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया 1908 में टेलर महोदय ने बताया कि जो हमारा जो ये है, टेलर महोदय ने कहा, ये यहाँ पे देखना, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ, यहाँ पे देखना आप लोग। इन्होंने बताया, ब्लैंक पेज ही नहीं ले रखा मैंने, तो चलिए कोई बात नहीं। इनके द्वारा क्या बताया गया, चलिए इरेज कर देती हूँ इसको पहले तो मैं। चलिए, इनके द्वारा क्या बताया गया, बात सुनना यहाँ पे आप लोग अच्छे से मेरी। इनके द्वारा कहा गया, टेलर महोदय की बात कर रही हूं मैं, ये है हमारी पृथ्वी, है कि नहीं, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पे ये जो हम सारे के सारे महाद्वीप देख रहे हैं, ये इन्होंने बताया कि ये पहले जुड़े हुए थे और कहाँ थे, दक्षिणी गोलार्ध में थे, जिसका सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट था वो था डरबन, डरबन था सबसे दक्षिणतम पॉइंट। ये सभी के सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, ऐसा कहा। फिर इन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप है सारा जुड़ा हुआ था, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, इनमें जो विखंडन हुआ वो कहा इन्होंने किसकी वजह से, तो ज्वारीय गति की वजह से, ज्वारीय शक्ति की वजह से, ज्वारीय गति की वजह से। इन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ, ये टूटा। किसकी ज्वारीय गति, तो चंद्रमा, सूर्य और जितने अन्य ग्रह हैं उन सभी की ज्वारीय गति के कारण इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ। ये कहा टेलर महोदय ने, ये कहा टेलर महोदय ने। टेलर महोदय ने ये बताया, टेलर महोदय ने ये बात बताई कि ज्वारीय गति के कारण इसका क्या हो गया, तो ज्वारीय गति के कारण इसमें विखंडन हुआ। और विखंडन किस प्रकार से हुआ, तो एक भाग तो इस प्रकार से उत्तर की तरफ गया, एक भाग उत्तर की तरफ, दूसरा भाग दक्षिण की तरफ रह गया।
उत्तर की तरफ जो रहा उसको कहा इन्होंने लोरेशिया, इन्होंने कहा लोरेशिया। और जो दक्षिण की तरफ आया इसको कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा। इसको क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। ये बात आप किसने कही? तो ये बात कही है किसके द्वारा? टेलर महोदय के द्वारा। टेलर महोदय के द्वारा। अब हम चलते हैं टेलर महोदय पे ही। टेलर महोदय के द्वारा ये बात कही गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि टेलर महोदय के द्वारा कौन सी बात कही गई है। तो ये ध्यान रखो, टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो किसको बताया? ज्वारीय शक्ति को बताया। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगी, आप लोग तसल्ली रखिएगा बस। ज्वारीय शक्ति को इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने इसके विस्थापन का कारण दिया, रीजन दिया कि ज्वारीय शक्ति के कारण ऐसा हुआ। 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर आए, जिन्होंने भी महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जिसे क्या कहा गया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसका? अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर का 1908 में कौन आए थे? टेलर महोदय, जिन्होंने इसका ज्वारीय शक्ति को बताया था कि इसमें जो ये जुड़े हुए थे। बात दोनों ने यही कही कि सभी के सभी जो महाद्वीप थे ये एक टाइम पे जुड़े हुए थे। अब दोनों में क्या क्या अंतर है, ये अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाए टेलर महोदय, लेकिन 1912 में जो अल्फ्रेड वेगनर आए, इन्होंने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूफ भी दे दिए, सभी के सारे एविडेंस इनके द्वारा दे दिए गए। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हमें याद रखना है और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया गया और इसी सिद्धांत के इन्होंने प्रूफ दिए, सब कुछ दिए। इसी वजह से हम लोग आज इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसके बाद भी महाद्वीपों और महासागरों के प्रवाह को लेके काफी सारे से सिद्धांत आए, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मत देते हैं। ये जो प्रूफ कर देता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, जो नहीं कर पाता उसको हम वहीं पे एंड कर देते हैं, उसको हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। इसके बाद आता है एक सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण, और एक आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन सागर नितल प्रसरण सिद्धांत ये मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगी। ये दोनों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय पढ़ने से पहले आपको बताऊंगी, ताकि हिमालय जब आपको पढ़ो तो आपके मन में एक भी पॉइंट्स में डाउट्स ना हो, किसी भी पॉइंट्स को लेके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या कहा है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे। वेगनर कौन थे? तो ये जर्मन के एक मौसम वैज्ञानिक थे। तो ये कौन? ये अगर मैं बात करूं तो वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर जो थे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। कौन थे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने चले तो किसकी खोज करने थे कि ये जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है ये इतना परिवर्तन कैसे हुआ है। मौसम वैज्ञानिक थे, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अध्ययन कर रहे थे जलवायु परिवर्तन का, इनको मिल गया कुछ और। इन्होंने अध्ययन के दौरान यह पाया कि जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे कि नॉर्वे और स्वीडन,
नॉर्वे और स्वीडन में इनको कोयले के भंडार मिल गए। नॉर्वे और स्वीडन में इनको कोयले के भंडार मिल गए, जबकि जो गर्म प्रदेश है, जबकि जो गर्म प्रदेश है जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप पाए, हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं, हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये बात, ये जब इनको प्रमाण मिले तो इनका तो माइंड ही सटक गया। आप एक बात बताइए, जो ठंडे प्रदेश है उनमें मिलने चाहिए ना हिम निक्षेप, ठंडे प्रदेश में हिम निक्षेप मिलने चाहिए, और जो गर्म प्रदेश है वहां पे हमें कोयला मिलना चाहिए, मिलना तो ऐसे चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा। अब हो गया उल्टा। अब एक बात देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, हो गया यहाँ पे उल्टा। ये मैंने आपको, ये मैं जो आपको यहाँ पे ये जो बातें बताई हूँ, ये किसके संदर्भ में आपको बताई हूँ, तो ये हमने थोड़ा सा टेलर महोदय के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि टेलर महोदय ने भी 1908 में ऐसा कुछ बता दिया था, लेकिन वो अपनी बात के जो बहुत अच्छे से वेगनर ने प्रूफ दिए हैं, वो प्रूफ कौन, टेलर महोदय नहीं दे पाए, टेलर महोदय नहीं दे पाए, इसलिए इनको ज्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है। अब मैं आपको क्या जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, आपके सारे के सारे डाउट से क्लियर हो। चलिए एक बात बताइए मुझे, ये यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना, विषुवत रेखा कहते हैं। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे आप सभी को पता है क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेनफॉल है, वर्षा है वो भी कैसी होगी, यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, हाई रेनफॉल होगा, हाई रेनफॉल होगा तो यहाँ पे बायोमास जो है वो भी क्या होगा, बायोमास भी ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। और यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, टेम्परेचर ज्यादा, हाई रेनफॉल ज्यादा, पेड़ पौधे वो भी किस प्रकार के होंगे, पेड़ पौधे भी यहाँ पे ज्यादा उगेंगे, घने घने जंगल होंगे, गहरे गहरे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सारी की सारी कंडीशन है जो एक जीव को, वो एक जंतु को, जो पेड़ पौधों को जो सारी की सारी चीजें चाहिए, तो वो यहाँ विषुवत रेखा पे बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ पे बायोमास भी क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, हाई रेनफॉल ज्यादा, पेड़ पौधे की मात्रा भी ज्यादा, पेड़ पौधे बहुत घने घने जंगल। अब कहा है, क्या कहा गया है कि यहाँ पे वेगनर ने क्या देखा, वेगनर ने देखा कि नॉर्वे में, यहाँ पे नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, स्वीडन और नॉर्वे में उनको क्या मिल गए, यहाँ पे ठंडे, ये तो कैसे है, ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, ये ठंडे प्रदेश है, ये ठंडे प्रदेश है, यहाँ हमें क्या मिलती है, ये ऊपर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उत्तरी ध्रुव भी आ जाएगा हमारा, उत्तरी ध्रुव पे हमें क्या मिलता है, बर्फ मिलेगी, सिर्फ बर्फ मिलेगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव पे भी हमें बर्फ मिलती है। तो ये तो हमारे ध्रुव हो गए, यहाँ पे बर्फ जम रही है, तो ये तो बहुत ठंडे इलाके हो गए। जैसे जैसे आपको पता है हम 0 डिग्री के दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और हम पोल पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें बर्फ मिलेगी, और टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा तो यहाँ आपको पता है बर्फ ही बर्फ है, ठंडा इलाका है बहुत ज्यादा, तो यहाँ जीव जंतु क्या हमें मिलेंगे, जीव जंतु बहुत कम मिलेंगे, नहीं ना के बराबर मिलेंगे, जीव जंतु तो इतनी ठंड में रह ही नहीं पाएंगे। और बात करूं तो यहाँ पे हमें, अगर मैं पेड़ पौधों की या किसी वनस्पति की बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छी वनस्पति भी हमें तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर वनस्पति के नाम की बात करूं तो वनस्पति के नाम पे काई, शैवाल, ये छोटे छोटे से पेड़ पौधे, झाड़ियां छोटी छोटी सी, ये मिलेंगी हमें। लेकिन अगर
हम जैसे कि मैं मान लो कर्क रेखा पे पहुंचती, तो अगर बात यहाँ पे आ जाती हमारे भारत में, चाइना में, इधर आती, अगर इधर मिलते कोयले के अवशेष, तो 1% थोड़ा बहुत हम सोच सकते थे कि चलो कि यहाँ भी क्योंकि टेम्परेचर ठीक ठाक है तो यहाँ मिल गए कोयले के अवशेष तो ठीक है। लेकिन उल्टा हो गया ना, बात तो उल्टी आ गई। बात उल्टी हो गई कि यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, इन ठंडे ठंडे इलाकों में हमें क्या मिल गए, उनको कोयले के अवशेष मिल गए। और इधर साउथ अमेरिका और अफ्रीका इधर और ऑस्ट्रेलिया, इनमें उनको क्या मिला, यहाँ पे हिम निक्षेप मिले। यहाँ पे उनको हिम निक्षेप मिले, जहाँ पे मिलना चाहिए था कोयला, वहां पे मिले हैं हिम निक्षेप। तो ये बात उनके माइंड को क्या कर दिया, घुमा दिया, उनके माइंड पे सोचने पे उनको मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे हुआ। कहाँ कहाँ ब्राजील में मिल गए हिम निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में मिले हिम, क्या बर्फ निक्षेप, क्या उनके छोटे छोटे कण। तो यहाँ पे क्या मिले, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हिम निक्षेप मिले जहाँ पे मिलना चाहिए था कोयला। तो ये बात से वो क्या हो गए, बिल्कुल चकरा गए कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा किन 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 बातों की वजह से हो सकता है, कौन कौन से रीजन रह सकते हैं जिसकी वजह से हमें इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो एक बात बताइए, इन्होंने इन विशेषताओं को देखने के पश्चात वेगनर ने संभावनाओं पर विचार किया और पहला विचार करने के बाद पहली बात उन्होंने कही कि स्थल भाग एक जगह स्थिर हो तो जलवायु कटिबंधीय का क्रम से स्थानांतरण हुआ होगा। इन्होंने कहा कि ये जो स्थल भाग है, अगर इनमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, इनमें कोई भी हलचल नहीं हुई, ये आज जहां है वहीं वर्षों पहले थे, सदियों पहले थे, वहीं थे ये, इनमें कोई हलचल नहीं हुई, ये स्थिर है। तो इन्होंने कहा फिर ऐसा हुआ होगा कि जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हुआ होगा, जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। लेकिन जलवायु परिवर्तन, इसको फिर फेल, ये जलवायु परिवर्तन वाली बात फेल कैसे हो गई, क्योंकि एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जो जलवायु है, जलवायु हम किसको कहते हैं, जलवायु हम किसको कहते हैं, जलवायु तो वो होती है जो लंबे समय तक चेंज ही ना हो। जलवायु क्या होती है, जो जल्दी जल्दी चेंज हो जाए वो तो मौसम हो जाता है, लेकिन जलवायु क्या होती है जो लंबे समय तक क्या रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, लंबे समय तक एक ही रहे। और चेंज कब होगी, चेंज तो जब होगी ना, जब हमारी जो पृथ्वी है और जो हमारा सूर्य है, उसकी जो उसमें जो रिलेशन है, आज जो उनकी लोकेशन है वो चेंज रही हो। पृथ्वी हमारी आज भी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, पहले भी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई थी। सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन, जो दोनों की स्थिति है वो भी आज वैसी की वैसी है। पृथ्वी आज भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पहले भी चक्कर लगा रही थी। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है इस बात में। तो इसलिए जलवायु तो परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि जलवायु, हमें पता है कि हम लोग जलवायु किसको कहते हैं, जो लंबे टाइम तक बनी रहे सेम प्रकार की, उसी को तो हम जलवायु कहते हैं। अगर हम ऐसा मान ले कि जलवायु चेंज हुई होगी तो फिर ये जलवायु की डेफिनेशन को ही गलत कर देता है पूरा। तो ये बात तो यहीं पे हो गई, ये गलत है कि जलवायु का स्थानांतरण नहीं हुआ है, ये बात गलत है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। जलवायु कटिबंध स्थिर रही, जलवायु तो स्थिर रही। अब कहा दूसरे जो इन्होंने संभावना जताई, वो कहा कि स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ क्योंकि जलवायु चेंज होना, जलवायु परिवर्तन के कोई प्रमाण मिले ही नहीं, तो हम कैसे कह दे कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन स्थल भाग में परिवर्तन हुआ है, इस बात के बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारे प्रमाण मिले, और वो इन्हीं वेगनर महोदय के द्वारा दिए गए। ये सारे के सारे प्रमाण टेलर महोदय के द्वारा नहीं दिए गए।
हालांकि उन्होंने ये बात कही थी कि सारे के सारे जो महाद्वीप है ये जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से नहीं रख पाए, ना अपनी बातों के प्रमाण दे पाए, प्रूफ दे पाए। इसलिए हम लोग वेगनर का ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, विस्थापन का, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो समझ आया कि जलवायु तो स्थिर रही, जलवायु स्थिर रही है, और स्थल भाग का क्या हुआ है, स्थानांतरण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का कोई प्रमाण मिला नहीं। क्या स्थल भाग के स्थानांतरण का प्रमाण मिला है? तो हाँ जी, बिल्कुल मिला है स्थानांतरण का प्रभाव। तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से मिला है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं का सहारा लिया। इन मान्यताओं को क्या बनाया, आधार बनाया। कैसे बनाया आधार, सभी के सभी अभी बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं को विश्लेषण का आधार बनाया है। किस प्रकार से? इस बात को वो प्रूफ करेंगे कि स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ है, जलीय जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, लाइव सेशन तो है नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बेझिझक आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये तो रिकॉर्डिंग हमें मिली है तो पता नहीं मैम आंसर करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं आपकी जरूर आंसर करूंगी, बस आप एक बारी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं का विश्लेषण किया, उनको आधार बनाया। किस प्रकार से? महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद महाद्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहा गया, पेंजिया का निर्माण हुआ, जिसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग को पैंथालासा जल ही जल था, और पेंजिया के मध्य में एक उथला और संकीर्ण महासागर था, टेथिस सागर। ये बात बताई है वेगनर के द्वारा, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग सुनिएगा। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप अच्छे से, ये मैंने इमेज ली है, मैं खुद से भी आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी है, और ये है, ये क्या है, तो इसकी अगर बात करूं तो ये है पेंजिया। ये क्या है, पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट। ये क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहा गया पेंजिया। पेंजिया, जो आज हम महाद्वीप अलग अलग देख रहे हैं, ये सभी के सभी जुड़े हुए थे, और इन जुड़े हुए महाद्वीपों को कहा गया पेंजिया। और इस महाद्वीप के स्थल भाग के चारों तरफ क्या था, इस स्थल भाग के चारों तरफ था पानी। इस स्थल भाग के चारों तरफ क्या था, तो ये था चारों तरफ पानी, पानी, पानी को बना दिया मैंने नीले नीले कलर का, तो ये चारों तरफ था पानी ही पानी। अब पानी ही पानी था, जल ही जल था, इसको कहा गया, ये सुपर कॉन्टिनेंट है, इसको कहा गया सुपर ओशियन। इसको कहा गया सुपर ओशियन, इसको क्या कहा, सुपर ओशियन, सुपर ओशियन, जिसको कहा पेंथालासा, पेंथालासा। सभी महाद्वीप पहले के समय में क्या थे, जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप जो आज हम अलग अलग देखते हैं, ये जुड़े हुए थे, और फिर इनमें क्या होगा, विखंडन होगा, और चारों तरफ पहले क्या था, पानी था। आप सभी को पता है, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय की पानी तो कम हुआ है नहीं। वर्तमान समय में पृथ्वी के कितने भाग पे, 71% हम लोग कह देते हैं, 71% भाग पर क्या है, जल है, और
30%, 29.2 एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो पृथ्वी की सतह पर 70.8% भाग पर क्या है, जल। 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर क्या है, तो ये इस भाग इतने भाग पर स्थल है। जो स्थल था उसको कहा पेंजिया, और जो चारों तरफ 71% जल था उसको कहा पैंथालासा। पैंथालासा कहा। अब इस पैंथालासा में क्या हुआ, विखंडन हुआ। आप लोग यहाँ पे समझना एक बात को जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो हमने कहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वर्ध महाद्वीप जिसे कहा पेंजिया, जो हमारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ किससे, पेंजिया से। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग जिसको कहा पैंथालासा, जल ही जल था। और पेंजिया के मध्य में एक उथला तथा संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। अभी बताती हूँ टेथिस सागर कहाँ था, तो समझिएगा। यहाँ पे ये पूरे के पूरे भाग था जुड़ा हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें विखंडन हुआ। इसमें क्या हुआ, पृथ्वी की यहाँ पे क्या हुआ, इसमें विखंडन हुआ। किसकी, चंद्रमा की ज्वारी, जो ग्रह है, सूर्य हो गया और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ज्वारीय गति की वजह से इसमें हो गया विखंडन। ये दो पार्ट में विभाजित हो गया है, दो पार्ट में ये हो गया विभाजित। एक ऊपर चला गया और दूसरा यहाँ बना देती हूँ। यहाँ तो शायद मैं आ रही होंगी तो दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ देखिएगा। तो ये दो पार्ट में हो गया, एक ऊपर ऐसे चला गया और दूसरा है यहाँ नीचे इस प्रकार से। ये इसमें विखंडन हो गया धीरे। ये जो घटना है ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी, बहुत वर्षों लगे हैं इन घटनाओं को घटित होने में। तो इसमें विखंडन हुआ किसकी वजह से, चंद्रमा की गुरुत्वीय, चंद्रमा की ज्वारीय गति की वजह से इसमें विखंडन हो गया। विखंडन हो गया। ऊपर वाला जो भाग था इसको कहा गया लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड। लोरेशिया या फिर इसको कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था दक्षिण वाला, इसको कहा गोंडवाना लैंड। इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो एक बात बताइए, अब ये बीच में क्या है, बीच में क्या आ जाएगा, इसके जल आ जाएगा। बीच में जब इसमें विखंडन हुआ तो बीच में ये जो पानी है ये बीच में भी आ जाएगा। और बीच में जो पानी रहा, अब इसको नाम दिया गया कि ये क्या है, ये है टेथिस सी। इसको कहा ये क्या है, ये है टेथिस सी, टेथिस सागर। जो यहाँ पे आप ये इमेज भी देख सकते हो, ये है पैंथालासा ओशियन, पैंथालासा ओशियन। ये बीच में क्या है, टेथिस सी। और ये है लोरेशिया या फिर इसी को कहते हैं अंगारा लैंड। और ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये हो गया विखंडन, इसमें ये हो गया इसमें विखंडन। फिर इसमें हमारी पृथ्वी आप सभी को पता है क्या कर रही है, घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये भी रोटेट होगा। तो ये पानी तो रोटेट होगा, कोई बात नहीं, पानी तो कैसे भी, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो कैसे भी घूमे। लेकिन ये जो स्थल भाग है अगर ये रोटेट होगा तो इसकी स्थिति चेंज होगी। तो इसकी स्थिति चेंज हुई, वो कुछ इस प्रकार से हुई। वो किस प्रकार से हुई, इस प्रकार से हुई। ये ऊपर आ गया इस प्रकार से, इधर थोड़े से इधर हो गए। और ये वाला जो भाग है इसकी जो वो है ये घूम के इस प्रकार से हो गया। और ये वाला जो भाग है ये घूम के किधर आ गया, थोड़ा इधर हो गया। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या आ गया, घुमाव आ गया, घुमाव आ गया। ये ऐसे हो गया और ये इधर आ गया पश्चिम की तरफ, और ये किधर आ गया, इधर उत्तर की तरफ खिसकने लगा। किधर की तरफ, उत्तर की तरफ खिसकने लगा। तो ध्यान रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वनडे एग्जाम में कि सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया था।
तो आप सभी लोगों को ध्यान रख लेना है, पेंजिया क्या था, पेंथालासा क्या था, गोंडवाना क्या था, अंगारालैंड का क्या था। कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारा जो इंडिया है वो भाग है, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर देते हो कि गोंडवाना का भाग है, हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा भारत। तो ये हम कैसे कहते हैं, जो उत्तर में हम लोग बात करें, अगर जो उत्तर में जो महाद्वीप है वो लोरेशिया के द्वारा निर्मित हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहीं के रूप, इनमें अब भी विस्थापन हो रहा है, अभी भी। अगर हम बहुत पहले देखें, बहुत सदियों पहले, तब तो ये जुड़े हुए थे, फिर इनमें धीरे धीरे विखंडन हुआ, बहुत टाइम तक इसमें विखंडन की प्रक्रिया चलती गई। जो आज हम देख रहे हैं ये बहुत लंबे टाइम पीरियड में हुआ है। और अभी अब के बाद आज जो हम हमारा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, और इसके बहुत सा और सदियों के बाद अगर हम देखेंगे तो आज के जैसा हमें नहीं दिखेगा, आज के जैसा हमें नहीं दिखेगा, फिर उसमें कुछ चेंज दिखेगा हमें। तो यहाँ देखना, ये बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई। यहाँ पे लोरेशिया से क्या बनेगा, यूरेशिया, यूरोप और एशिया का भाग बना किससे, इस लोरेशिया से। नॉर्थ अमेरिका किससे, लोरेशिया से बना। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये किससे बने हैं, तो ये गोंडवाना लैंड से बने। ये नीचे जो हम दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देखते हैं, तो वो मोस्टली किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं थोड़ा नीचे। तो आपको रटना है नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन से। हालांकि आप सभी को पता है हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, दक्षिण से हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि जो नीचे वाले हिस्से हैं वो सभी के सभी जितने महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड से निर्मित है। और नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया लोरेशिया से निर्मित है। लोरेशिया, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, बस ये निर्मित है इससे, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक के पॉइंट में एक बारी मुझे बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को के सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। एक बारी बताइएगा, किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बात पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखना और पॉइंट, कार्बोनिफेरस युग से पहले। आप कार्बोनिफेरस युग मत पूछ लेना कि मैम ये कौन सा है। आपको मैं हमारा जो मैंने पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ाई, उसमें सारे युग, सारे जितने विकल्प है, ये सब कुछ करा चुकी हूँ, तो उसको देख लेना। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक, कार्बोनिफेरस युग के पहले तक जो महाद्वीप थे पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नया वर्ड आया, सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट, सीमा से निर्मित महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है। यहाँ पे सुनना, सियाल किसको कहा है, सियाल महाद्वीपीय क्रस्ट को कहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, किसको कहा है। इमेज इसमें नहीं ली गई है क्या, इसमें नहीं ली गई है, चलिए कोई बात नहीं, वो इमेज इसमें नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। चलिए एक बात देखना, यहाँ पे देख लेना है, पीछे वाले इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देखना, ये क्या है, ये हमारा भूभाग है, भूभाग है, और नीचे क्या है, ओशियन है। तो ये जो पेंजिया है, पेंजिया, पेंजिया जो है महाद्वीप जो है, इनको कहा गया इनके द्वारा कि ये क्या है, सियाल। ये क्या है, सियाल है। जो महाद्वीप है जो सभी के सभी जुड़े हुए हैं, इनको कहा गया ये है सियाल। और जो ये ओशियन है, जो पेंथालासा है, इस पेंथालासा को इनके द्वारा कहा कि ये क्या है, ये है सीमा। ये क्या है, ये है सीमा। और इन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है।
सियाल ये जो महाद्वीप हैं ये क्या कर रहे हैं, सीमा। आप एक बात बताइए, पूरे चारों तरफ पानी पानी और ऊपर कोई भी लैंड एरिया है, महाद्वीप है कोई, तो वो कहा कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो सियाल किसको कहा है, ये जो सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं इनको इन्होंने कहा कि ये है सियाल, और जो ओशियन है उसको कहा सीमा। तो कहा कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है कि नीचे पानी है और ऊपर ये लोरेशिया, ये पूरा का पूरा तो पेंजिया है, पेंजिया इसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। पेंजिया को ही क्या कहा है, सियाल कहा है। आपको घबराना नहीं है किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि सियाल का घनत्व क्या है, सीमा से कम है। जिसका घनत्व कम होता है आप सभी को पता है वो उसके ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। तो सियाल का घनत्व सीमा से कम है। सीमा किसको कहा है, महासागरीय क्रस्ट को कहा है। ध्यान रखोगे इस बात को। और इसके बाद कार्बोनिफेरस के, आपको पता होगा कि जो चंद्रमा बना, चंद्रमा कार्बोनिफेरस युग में ही चंद्रमा का निर्माण हुआ है। आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय प्लिंग बल के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ है। पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, इसके गुरुत्व बल के कारण और इसकी ज्वारीय शक्ति के कारण इसमें विभाजन हुआ, जो आगे चलकर कौन से युग में, तो जुरैसिक युग में पुनः गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड है इसमें और ज्यादा विभाजन हुआ। जो लोरेशिया कह लो या फिर अंगारा लैंड कह दो, इससे उत्तर अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, एशिया बना, यूरोप बना। इनका निर्माण हुआ किससे, अंगारा लैंड से। अंगारा मैप आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर अमेरिका हिस्सा है, किसका हिस्सा, आप तो पढ़े हो, किसका हिस्सा है, लोरेशिया का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। लोरेशिया कह दो, अंगारा लैंड कह दो, दोनों तो बात एक ही है। जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। अंटार्कटिका और प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने वर्तमान समय तक मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया। कौन से युग में, प्लीस्टोसीन युग में। आप लोग वो पढ़ लेना, महाद्वीप कौन सा, तो जो हमारी भूगर्भिक इतिहास मैंने बताया है पृथ्वी का, उसको एक बार देख लेना। उसमें मैंने ये सारे के सारे युग करवाए हैं, आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे देख लेना। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हिमालय, मैम तो कह रही थी कि हिमालय की उत्पत्ति होगी, यहाँ से भी देख लेना। ये यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, इनका निर्माण किससे हुआ है, तो ये है गोंडवाना, ये है गोंडवाना लैंड, और ये क्या है, लोरेशिया, लोरेशिया, या फिर कहूं तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में, यहां तक के पॉइंट्स में। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं कि ये जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई है ये किस प्रकार से हुई है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इनके संदर्भ में किस प्रकार से क्या कहती है। पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेंजिया था 250 मिलियन ईयर एगो, देख सकते हो 250 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन सालों से पहले की बात है, जब हमारे जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट थे इस प्रकार से जुड़ी हुई। फिर 250 मिलियन में कितना चेंज आया, ये थोड़ा थोड़ा टूटे, अलग हुए, थोड़ा पेंजिया दो भागों में, लोरेशिया और गोंडवाना में टूटा 50 मिलियन ईयर में। फिर बात करूं तो 55 मिलियन ईयर में क्या, जुरैसिक कल्प में, जुरैसिक कल्प में थोड़े और विभाजन हुआ इनमें। फिर थोड़ा 65 मिलियन ईयर एगो थोड़ा सा और आगे चले, और कम और वर्षों के बाद ये इतना विभाजन हुआ, और जो वर्तमान में हम आज हमारी इसका वर्ल्ड मैप का स्वरूप देखते हैं वो इस प्रकार से है। और कुछ टाइम पहले, अभी मिलियन वर्ष के बाद अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से नहीं होगा,
क्या पता ये यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाए। इनका स्वरूप देखने का कुछ अलग ही होगा, अलग ही होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा नहीं रहेगा ये। जब पहले मिलियन ईयर एगो ऐसा था, तो अब अगर बात करूं तो हम बात करें 250 मिलियन बाद क्या होगा पता नहीं है, हमारा क्या होगा इस महाद्वीप का, इस पूरी की पूरी पृथ्वी का कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि कौन सा कहाँ से टूटेगा कहाँ से नहीं टूटेगा। अभी अंदाज लगाते हैं, जब हम थोड़ा सा मैप देखते हैं तो पता लगता है कि यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो यही है आज का वर्तमान का हमारा वर्ल्ड मैप का स्वरूप, जो इस प्रकार से निर्मित हुआ है, इस प्रकार से ये निर्मित हुआ है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये पॉइंट आपको, आई होप आज के पॉइंट सारे के सारे क्लियर हुए होंगे, किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और वर्तमान में पैंथालासा के ही विशिष्ट भाग प्रशांत महासागर हैं। आपको पता है प्रशांत महासागर वर्तमान में इसी पैंथालासा का ही भाग है, ये सारे सागर इसी के तो बने हैं। और ये अब आल्प्स पर्वत, हिमालय, इनका निर्माण कैसे हुआ है ये हम लोग जानते हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यूरेशिया व अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने की वजह से ये जो है हमारा गोंडवाना लैंड का फिर से क्या हुआ, हमारी पृथ्वी आप सभी को पता है पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। तो ये जो है इस प्रकार से ये विभाजन हो गया था, दो विभाजन हो गए। तो ये अब कहाँ, उत्तर की तरफ इसका क्या हुआ, उत्तर की तरफ इसका विस्थापन होने के कारण जो 33 सागर है, 33 सागर में निक्षेपित अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय और आल्प्स पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। किस प्रकार से देखना, आप मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये इस प्रकार से दो भागों में बट गया था, दो भागों में बट गया था। एक ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे था गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों से बहुत सारी नदियां निकल रही थी। आप लोग पढ़ते हो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सन्नति सिद्धांत। और कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो यहीं से आया है। वो यही कहता है कि ये जो दोनों है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनसे बहुत सारी नदियां निकल रही थी, बहुत सारी। किससे, अंगारा लैंड से जो नदियां निकल रही थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही थी। और ये जो गोंडवाना लैंड है, इससे जो नदियां निकल रही थी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही थी। बीच में था 33 सागर। और नदी आपको पता है अपने साथ आती है तो बहुत सारे अवसाद बहा के लाती है, बहुत सारे अवसाद बहा के लाती हैं। और इन्होंने अपने अवसादों को इन 33 सागर में जमा करना स्टार्ट कर दिया। जब इन इन नदियों ने अपने अवसादों को इन 33 सागर में जमा कर दिया, तो एक समय ऐसा हो गया कि अवसाद इतने ज्यादा हो गए कि किसका निर्माण हो गया, हिमालय का और आल्प्स पर्वतों का निर्माण हो गया। ये कहता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी इसको कहते हैं, कि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल रही थी, 33 सागर में उन्होंने अपने अवशेष, अपने अवसाद गिराए और निर्माण हो गया किसका, 33 सागर का। यहाँ ये जो है किधर, उत्तर की ओर खिसका। एक दूसरा, ये तो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जो ये कहता है इनसे बहुत सारी नदियां निकल रही थी। दूसरा सुनना, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये दूसरा क्या है, यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे जो कहा गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो कहा गया है कि पश्चिमी भारत, यूरेशिया, अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने से बीच में 33 सागर था। ये बीच में 33 सागर है और ये ऊपर क्या है, अंगारा लैंड, और नीचे ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर आया इसका, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से घूम रही है। तो ये जो भूखंड है ये भी इसी प्रकार से घूमेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर खिसकेगा
और ये किधर उत्तर की तरफ जाएगा। तो ये उत्तर की तरफ जाएगा तो इसमें वलन पड़ेगा। वलन, वलन का मतलब होता है किसी भी चीज को, अगर कोई प्लेट है या फिर कोई भी पेपर है, उसको हम ऐसे आगे की तरफ धक्का देते हैं तो उसमें कुछ वलन पड़ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं इस प्रकार से। तो जब ये ऊपर की तरफ इसमें विस्थापन हुआ तो तेथिस सागर में इसके क्या हो गए, वलन पड़ गए। अवसाद जो थे, जो नदियां बह रही थी, ये बहुत सारे अवसाद बहा के ला रही थी, इसमें तेथिस सागर में बहुत सारे अवसाद पड़े हुए थे। अब ये महाद्वीप जो है उत्तर की ओर खिसका तो इन अवसाद जो थे वो अवसाद ऊपर की तरफ खिसक गए, ऊपर की तरफ खिसक गए और उसी से निर्माण हो गया, उत्पत्ति हो गई हिमालय की और आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हो गई। और इसी से एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला बनी है। किस प्रकार से बनी, क्योंकि इधर की तरफ भी तो क्या है, चारों तरफ तो पानी ही पानी। यहाँ एक बारी मैं इरेज करूं और दोबारा आपको समझाती हूँ, देखना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बीच में ये दो भागों में टूट गया है, दो भागों में टूट गया है, ठीक है। ये उत्तर की ओर खिसका, यहाँ पे बहुत सारी नदियां आके गिर रही हैं, अवसाद बाकी गिर रही। जब ये उत्तर की ओर खिसका तो नदियों में जो अवसाद पड़े हुए थे उसकी ये ऊपर की तरफ खिसक रहा है तो उसमें वलन पड़ गया और उत्पत्ति हो गई इसकी वजह से। किसकी, गोंडवाना जब उत्तर की तरफ खिसका है तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की। और किसकी, आल्प्स पर्वत की, आल्प्स पर्वत जो यूरोप का आल्प्स पर्वत है उनकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, इस गोंडवाना लैंड के उत्तर की तरफ खिसकने की वजह से। और ये जो है, ये अंगारा लैंड जो है ये पश्चिम की तरफ खिसका, ये पश्चिम की तरफ खिसका। चारों तरफ तो हमें पता है क्या है, चारों तरफ तो पानी है, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने पैंथालसा कहा है, जिसको हमने क्या कहा है, पैंथालसा कहा है। और ये है पैंथालसा, तो इधर भी पानी, इधर भी नदियां गिर रही है, नदियां तो है ही, तो इधर भी अवसाद पड़े हुए इस पानी में। तो ये इधर खिसका तो इधर वलन पड़ने से एंडीज और रोकीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। रोकी का निर्माण हो गया उत्तर अमेरिका में और एंडीज का दक्षिणी अमेरिका में। इन दोनों का एंडीज और रोकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया कहाँ पे, इधर कहाँ पे हो गया, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। इसका अंगारा लैंड के पश्चिम की तरफ खिसकने की वजह से जो सागर में अवसाद पड़े हुए थे, निक्षेप पड़े हुए थे, उनमें वलन पड़ गया और एंडीज और रॉकीज पर्वत श्रृंखला बन गई। ये तो कहा किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कहा गया है। ये सारी की सारी बातें अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा हिमालय आल्प्स पर्वतों के निर्माण के बारे में बताई गई है। आई होप, मुझे तो लग ही रहा है कि आपको आल्प्स माउंटेन और ये हिमालय, इनकी उत्पत्ति आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, किस प्रकार से हुआ है। समझ आ गया ना आपको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, यही बात लिखी गई है, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना, अटलांटिक महासागर बना एवं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में वलन पड़ने से रॉकी और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। किसी को कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे एंडीज किस प्रकार से बन गई है, रॉकी किस प्रकार से बनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं हमारी किस प्रकार से बनी है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी, अगर आप लोगों को दिक्कत भी है तो मैं आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो बताई हूं, इसके प्रमाण क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या इसके प्रमाण मिले, क्या क्या इसके एविडेंस मिले हैं, किस प्रकार से उन्होंने एविडेंस दिए। तो एविडेंस को पढ़ाऊंगी कल की क्लास में। आई होप आज तक की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग बेझिझक आराम से पूछ लीजिएगा। फिर कल की क्लास में मैं आपको रिपीट कर दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी। तो आप सभी लोगों को थैंक यू।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों को। और ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम हमारा तो डाउट्स रह गया, अब हम कैसे क्लियर करें। आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट्स है। मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास का कमेंट जरूर देखती हूँ। ये प्रीमायर हो जाएगी, टाइमिंग आपकी वही रहेगी, 10 बजे ही होगी, सुबह 10 बजे प्रीमायर होगी। ये हो जाएगी आपकी 9 तारीख में, 9 में प्रीमायर हो जाएगी। 8 से छुट्टियां रहेंगे मेरी, तो 8, 9, 10 को प्रीमायर वीडियो होंगी, तो लाइव मैं नहीं आ पाऊंगी, तब प्रीमायर में दूंगी। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगी प्रमाण, और फिर पढ़ाऊंगी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते ही, ये दोनों पढ़ते ही तो आपको हिमालय से संबंधित कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि इतना बड़ा हिमालय, इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है। फिर मैं वहां पे लघु हिमालय, महान हिमालय, इनके बारे में चर्चा करूंगी। तो आप इसको चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक समझो, किसी का भी समझो, पढ़ना तो हमें ही है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना। आप सभी लोगों को अगेन थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू।